नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 का विधानसभा चुनाव बड़ा उथल पुथल वाला है। एक और देखिए तो लगता है कि बड़ा रोचक है, बड़ा लड़ाऊ है, बड़ा झगड़ालू है, सीधी लड़ाई है। लेकिन जब उसके स्वरूप को देखिए, उसके संकेतों को देखिए, उसके सर्पों को देखिए, उनके विचारों को देखिए, तो कहीं ना कहीं सपा सब कुछ मजबूत होने के बावजूद फ्रंट लाइन पर नहीं आ पा रही है। आखिर सपा किस ओर है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के खाटी के नेता मोहम्मद हसन रूमी जी। मोहम्मद हसन रूमी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार रूमी जी, थोड़ा हम नहीं समझ पा रहे हैं, जनता भी नहीं समझ पा रही है कि जब देखिए तो जब विजय यात्रा अखिलेश जी की निकलती है तो खूब भीड़ें होती हैं और मतलब सड़क तक जाम हो जाती है, वाहनों का बड़ा बड़ा काफिला होता है, यात्राएं निर्धारित समय से घंटों देर में पहुंचती हैं। लेकिन जब कहीं के सर्वे देखिए या कहीं आम जन से बातचीत कीजिए तो कहते हैं हाँ लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। कोई ये नहीं खुल करके कहता है कि नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे निकल गई है, बीजेपी को जीतने को लाले पड़ेंगे, ये कोई नहीं कहते। बल्कि जबकि ये भी कह देते धीरे से अभी तो बीजेपी का ऐंच है। क्या कारण आप मानते हैं इसका? आपने भी कुछ सोचा होगा इस बारे में। देखिए, आपने कहा कि सर्वे, दूसरी बात आपने कही कि कुछ लोग कहते नहीं खुल के, तो खुल के कौन कहेगा? दूसरे दिन ईडी और इनकम टैक्स वालों से छापा पड़वाएगा अपने यहाँ। और रहा सवाल सर्वे का, तो सर्वे करने वाले लोग कौन है और सर्वे कितना स्पॉन्सर्ड सर्वे है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। गोदी मीडिया के सर्वे इससे पहले भी, वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले भी सी वोटर का सर्वे था, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे। और हश्र क्या हुआ? जनता के दिलों की बात है और जनता के दिलों की बात ज़बान पर इसलिए नहीं आ रही कि सब लोग जान गए कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई चुनाव नहीं कराना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब उनको ये मालूम था कि कोरोना के प्रोटोकॉल के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव वहाँ पश्चिम बंगाल में लूज़ किया उन्होंने, और वहाँ का हश्र देखा उन्होंने कि दूसरी लहर में कितना ज़बरदस्त कोरोना फैला था, उस टाइम चुनाव आयोग की रणनीति कुछ इस तरह की हो जाती कि भविष्य में हम जो चुनाव कराएंगे वो डिजिटल चुनाव होंगे अगर कोरोना की लहर हुई तीसरी तो। अब आप बताइए, एक सोचे समझे एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले अपनी रैली, जबकि कोरोना फैला हुआ था, पहले अपनी रैलियां भरपूर कर ली। और भरपूर रैलियां करने के बाद जब उनको ये लगा कि अब हमने रैली कर ली, अब जो भविष्य के चुनाव में हम जाएंगे तो डिजिटल चुनाव कराएंगे, तो डिजिटल इंडिया को बनाने वाले लोग जो अपने आप को डिजिटल पार्टी कहते हैं, उन्होंने उनका आईटी सेल कितना बड़ा है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो उन्होंने उन पार्टियों को अपने सामने रखा जिनकी डिजिटल तैयारी बहुत कम है। अब वो चारों खाने चित होने की जब एकदम कगार पर आ गए तो कोरोना के समय पर उन्होंने बिना बढ़ाए चुनाव को कराने की कवायद शुरू कर दी। और इसलिए भी शुरू कर दी, सारे दलों से उन्होंने अपनी राय मशवरा मांगा। चुनाव आयोग ने, जाहिर है सब दल अपनी चुनाव की तैयारी में थे, किसी को ये नहीं मालूम था कि डिजिटल तरीके से ये चुनाव कराएंगे इन लोग। सब ने कहा कि हम समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अभी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब काशी कॉरिडोर के उद्घाटन और लोकार्पण में गए थे, तो जिस तरीके से उन्होंने उस लोकार्पण और उद्घाटन का इवेंट बनाया, और उसके बाद अगर वो इवेंट सक्सेसफुल होता तो उसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचल के बनारस के चारों ओर ना आते। तो मुझे नहीं लगता पूर्वांचल और पश्चिमांचल में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का वो प्रदर्शन दोबारा रिपीट होगा जिसमें उन्होंने 17 में सरकारें बनाई। लेकिन रूही, अगर मैं आपकी ही बात लूँ
तो आपने कहा कि उन्होंने भरपूर रैलियां की, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं। तो अखिलेश ने कौन सी कम रैलियां की? उन्होंने भी तो खूब की। अब ये बात दूसरी है कि आपके पास एक ही नेता ले दे करके वही घूम रहा है, उनके पास 4 नेता है, 10 नेता है, तो वो अपने चौतरफा जो हमला बोल रहे हैं। आपके पास ले दे कर एक, लेकिन आपने भी तो खूब विजय यात्राएं निकाली है, आपने कौन सी कमजोरी उठा रखी है? निश्चित रूप में हमने कोई कमजोरी नहीं उठाई। नेता एक है लेकिन सर्वमान्य नेता है। उस नेता के पीछे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब ने अपनी आस्था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर जब पूरे तौर पर मान ली है। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े राजनीतिक दल, उनके बड़े बड़े नेता हमारे नेता को नेता मानकर अपने दलों को छोड़कर लगातार पार्टी को ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो हमारे नेता के अंदर कोई ना कोई तो जादू होगा ना। और हमारे नेता ने बिना किसी संसाधनों के, आपको मैं बता दूं कि जब हमारे नेता सड़कों पर निकले तो मोबाइल की फ्लैश लाइट पर रैली करने का एक अलग इतिहास बनाया, जो मेरी जानकारी में आज तक इतने मोस्ट पॉपुलर नेता की शक्ल में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं थे। जब अखिलेश यादव जी की रैली में सुबह से शाम तक जिस तरीके से भीड़ उनका इंतज़ार कर रही है, तो निश्चित रूप में उनसे कुछ उम्मीदें होंगी। फ्लैश लाइट में, सर्द हवाओं में, बिना किसी तैयारी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पर हमारे नेता को सुनने और देखने और उसके स्वागत करने के लिए आ रहा है, तो ये तो आप जान लीजिए कि कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि डिजिटल चुनाव प्रचार होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, और जब पहले दिन भी जब अखिलेश जी की प्रतिक्रिया पूछी गई थी तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का संकेत दिया था कि लेवल होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि डिजिटल के कैंपेन में सपा जो है वो बीजेपी के मुकाबले में कहीं कमज़ोर अपने को महसूस कर रही है, या वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके सामने आ गया? देखिए, निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती है डिजिटल कैंपेनिंग के मार्फत। हमारा मतदाता ज़्यादातर ग्रामीण गांव क्षेत्र का है, जहां पर ना तो बत्ती आती है और ना तो कोई नेट का कोई बहुत बड़ा संसाधन है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए वहां पर हम अपने चुनाव प्रचार प्रसार को ले भी जाना चाहते हैं तो भी, क्योंकि हमारा मतदाता शहरी क्षेत्र में उतना नहीं है कंपैरेटिवली जितना हमारा ग्रामीण अंचल में है, तो कहीं ना कहीं ये सारी सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट पर इस चुनाव को कराने की जो कवायद रची है, इसमें भी उनकी हार का, उनकी हताशा का एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक प्रमाण साबित हो रहा है। नहीं, ये तो मान गए, मान लीजिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हताशा, निराशा, कुंठा सब कुछ मान, लेकिन फिर समस्या तो वहीं आ गई कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो वहां तक पहुंच जाएंगे, तो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे? नहीं, हमारा मैंने आपसे कहा ना, हमारे कार्यकर्ता ने जब फ्लैश लाइट में बैठकर रात में अपने मोबाइल की बैटरी से रोशनी करके अपने नेता का स्वागत किया, तो वही कार्यकर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हैंडल करेगा वो अपनी उस पूरी तैयारी में है। ये ज़रूर है कि उतने हमारे लोग उतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं जितने इन लोगों के पास 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए महीने के इन लोगों ने आदमी रखे अपने आईटी सेल में। निश्चित रूप में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लगी हुई है। आज बताया जाता है कि गल्ला हम फ्री दे रहे हैं, खाना हम फ्री दे रहे हैं। अब फ्री आप क्या दे रहे हैं? आपने 200 रुपये सरसों का तेल कर दिया, गरीब के पैसे से आप गरीब को दोबारा 200 रुपये कमा कर और 50 रुपये का गल्ला अगर आप दे रहे हो, सामान दे रहे हो, तो ये सब जनता समझ गई है, ये जनता जान गई है। तो क्या आपको पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं आप नेताओं के पास या आपकी पार्टी संगठन के पास कि डिजिटल कैंपेन में आपको ऐसे मुकाबला करना है? क्या इस तरीके का कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई राय या कोई कार्यक्रम आया है क्या अभी? देखिए, डिजिटल तरीके से जो हम लोग तो शहर के लोग हैं, थोड़ा बहुत डिजिटल कैंपेनिंग का अनुभव है, और निश्चित रूप में उसी के इर्द गिर्द सारे चुनाव के प्रचार प्रसार होंगे, और हम लोगों ने अपने संसाधनों के और अपने जो भी तरीके हैं उस तरीके से चुनाव में जाने की तैयारी कर ली है, और हमारे जैसे और भी हज़ारों लाखों कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट गए हैं।
और आप ही, अब हम इसी समाज में रहते हैं, निश्चित रूप में आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, हम स्वयं अपने संसाधनों से उन प्रोफेशनल से सीखकर जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं, आप नेट के मार्फत चलोगे, हम आपकी कॉलिंग के मार्फत आपके पास पहुंचेंगे। तो हमारा और आपका मुकाबला कहीं से, क्योंकि जन भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर हो गई है। अब जन भावनाओं से दूर इसलिए भी हो गई, अब आप देखिए जियो का जो रिचार्ज होता था 200 रुपए का होता था, अब वो अब 300 का हो गया। और तेल और डीजल और कड़वा तेल और तमाम दालें, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल वो हो गई हैं, कॉमन हो गई हैं कि एक आदमी का अगर 10,000 रुपए की मंथली अगर सैलरी है, घर का बजट इस तरीके से बिगड़ गया है, वो सैलरी हम समझते हैं कि हफ्ते भर नहीं चलती होगी। हाँ सर, उमेश जी ये एक बात बताइए कि एक बड़ा वोट बैंक जिसे कभी कभी EMY के नाम से जाना जाता था, और ये माना जाता है कि यम माने सीधे सीधे मैं मुसलमानों की बात करूंगा कि पूरी तरीके से अखिलेश वाले सपा पार्टी के साथ थे। उसका कारण ये माना जाता था कि ये पार्टी सेकुलर है, ये कभी धर्म पर इस पर विश्वास नहीं करती है, ये हमारे हित चिंतन की बात करती है। लेकिन इधर आपको नहीं दिख रहा है कि जो अखिलेश का जो रणनीति है वो कहीं परशुराम की ओर जा रही है, कभी उनको सपने में श्री कृष्ण देखने को मिल जाते हैं। तो क्या इससे कहीं ना कहीं मुसलमान नहीं सोचने लगा है कि अरे भाई, हम तो इनको अपना सब से बड़ा आराध्य मानते थे और यही अब वो काम भी करने लगे जो बीजेपी करने लगी या कर रही है, तो फिर फायदा क्या रहा? तो क्या ये एक चिंतन नहीं शुरू हो गया? और फिर वो सोचती फिर हम क्यों नहीं बीजेपी के साथ रहें, क्या दिक्कत है? देखिए, आपने अच्छा सवाल उठाया। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं हिंदुस्तान के, और हम हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप जो भी हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, हम उसको अपने सामने रखकर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव की जो रणनीति है, निश्चित रूप में जब प्रदेश के और देश के नेता और 80 और 20 की बात करेंगे, भावनाओं की बात करेंगे, कौन भगवान को नहीं मानता, कौन अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन कोई 22 कैमरे लगाकर भगवान की पूजा नहीं करता। वो भगवान को खुश करने के लिए गंगा स्नान नहीं करता, भगवान को खुश करने के लिए आरती नहीं चढ़ाता, वो जनमानस को खुश करने के लिए आरती चढ़ाता और गंगा स्नान करता है। तो निश्चित रूप में जब इस तरीके से पूरी दुनिया को, पूरे देश को गुमराह करने की कवायद शुरू होगी, तो उस कवायद से लड़ने के लिए हमें उन्हीं की ज़बान से जवाब देना पड़ेगा। और हमारे नेता जिस रणनीति से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो जो अपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गई हो, वो सब लोग अखिलेश जी की इस पॉलिसी से पूरी तरीके से सहमत है। और मैं मुस्लिम बिरादरी से आता हूँ, हमारी बिरादरी में उनके जितने भी काम हैं उसको स्वीकार किया गया है। और हमारे हिंदू मुसलमान को लेकर जब वो चलने की बात करेंगे तो निश्चित रूप में हमको भी बहुत गर्व होगा, और हमको भी ये लगेगा कि हमारी पार्टी ना होकर ये सबकी पार्टी कहलाए, सर्वमान पार्टी कहलाए। जो अब कहला रही है तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अब एमवाई के बजाय ऑल, मतलब सारे समाज को, सर्व समाज को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी रणनीति को लेकर चला रहे हैं। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग अब मंदिर, मस्जिद और नए मंदिरों को नए खोज के जाने कहाँ से लेकर आएंगे और बताएंगे कि यहीं से आपका उत्थान होगा, इसी मंदिर से आपकी पेट भी भरेगा, इसी मस्जिद से आपका पेट भरेगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, बस आप मंदिर मस्जिद को आप देखो। और क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वो संस्कृति है, अगर ज़्यादातर हमारे देश की संस्कृति में, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे बौद्ध के मानने वाले हों, धार्मिक भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अब मुझे तो इतना याद है 1990 से लेकर जो मुझे राजनीति में देखा मैंने, कई बार इन्होंने भगवान राम के नाम सरकारें बनाई। अब जब उन्हें लगा कि अब भगवान राम के नाम पे, अगर भगवान राम यहाँ पे होते, देखते,
तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार ना करते, क्योंकि भगवान राम कभी भी किसी एक के नहीं, सबको मिल के लेकिन जब 80 बनाम 20 की लड़ाई बताई जा रही है, हम नहीं बता रहे हैं, नहीं ये मैं वही बता रहा हूं, मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बताई जा रही है कि 80 बनाम 20, तो क्या 20 जो है वो एकजुट दिखेगा, जबकि वहां पर आकर के ओवैसी कहते हैं और वो सीधे सीधे हमला सपा पे बोलते हैं, बसपा भी हमला सपा पे बोलती है। तो जब सब लोग सपा पे हमला बोल रहे हैं और ओवैसी तो कह रहे हैं कि अपना नेता चुनो, वक्त आ गया है, तो ऐसी स्थिति में 20 जो है वो कैसे आपको एकजुट दिखाई देगा, कैसे उसका कारण, वो कौन से कारण है? देखिए, आपने ओवैसी जी की बात करी, तो हिंदुस्तान का मुसलमान, इसी देश में रहने वाला मुसलमान ओवैसी जी की सारी रणनीति को भांप चुका है। और ओवैसी जी जो बात करते हैं कि मुसलमानों का नेता बनो, क्या हम एक बार बता दीजिए कि हम भी तो मुसलमान हैं, ओवैसी अकेले मुसलमान थोड़ी हैं। और हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का 98% मुसलमान ओवैसी जी को नहीं मानता। 98% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2% हर जगह पे अपवाद होता है, वरना 100% मैं कहता। ओवैसी जी की आइडियोलॉजी से हम लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके ओवैसी जी बता देते हैं। ओवैसी जी अगर बहुत ही मुसलमानों के हितैषी होते तो हिंदू भाइयों को अपनी पार्टी में लेकर नाम मिल्लत मुस्लिम ना रखते, वो कुछ ऐसा नाम रखते जिसमें देश की अस्मिता और देश की एकता का एक मैसेज जाता, तो हम सारे मुसलमान ओवैसी जी को भी मानने लगते। लेकिन ओवैसी जी एक वर्ग को लेकर देश के अंदर माहौल को ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में अगर वो काम करने आएंगे, तो मुसलमान बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ा लिखा है, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कढ़ा लिखा तो बहुत ही है। और वो भी ये भी जानता है कि ओवैसी अकेले कुछ कर भी नहीं सकते हैं, निश्चित तो मजबूरी है कि हम ऐसी पार्टी के साथ रहें जो सर्वमान्य हो। बिल्कुल। अब आप बताइए कि तेलंगाना और हैदराबाद से वो आते हैं, आज तक उन्होंने 7 से 8वीं सीट नहीं लड़ाई। क्या 8वीं सीट वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं मैं सपा को हराने के लिए आया हूँ। अभी आप कानपुर में आए तो यहाँ पे उनके लोग बयान दे के गए वो कि हम तो सपा को हराने आए। तो जिताने किसको आए? सपा की लड़ाई किससे? क्या ओवैसी से लड़ाई है? तो ये सब जान गए। अब आप बताइए, तेलंगाना में तुमने कभी भी वहाँ पे डिप्टी सीएम की बात नहीं करी, वहाँ पे तुमने कभी भी 8वां विधायक नहीं बनाया। तुम्हारा वहाँ एक सेट नेटवर्क है, और तुम लोग बंदर बाट करके पूरे उस तेलंगाना और हैदराबाद के क्षेत्र में दोनों बंदर बाट करके और पूरे देश में एक गलत मैसेज देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको कोई मुसलमान स्वीकार करने वाला नहीं है। चर्चा तो ये भी है कि ओवैसी की धमक के आगे आपके, मतलब मैं सपा के कई विधायक परेशान हो गए। कोई परेशान सुना नहीं। ये कि वो हैदराबाद तक चले गए हैं। नहीं। और उनकी शरण में कि भैया अब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, सुना तो ये भी है। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये गलत बात है। हाँ। ये कहीं ऐसी बात नहीं है। जो मुझे भी कई लोगों ने बात कही। हाँ। ये एक इत्तेफाक है, अगर कोई हमारा नेता अगर हैदराबाद किसी अपने पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहा है और उसको ओवैसी जी से जोड़कर बता दिया जा रहा है, तो ये भी ओवैसी के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ना कोई ओवैसी से डरा है। तो क्या आपकी उन विधायक से बातचीत हुई और उन विधायक से आपने पूछा कि भाई आपके बारे में ये चर्चा हो रही है? पूछने की जरूरत जब पड़ती, जब मुझे मालूम ना होता जी, मुझे उनसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी। कैसे मालूम है ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मुझे इसलिए मालूम है कि कोई जो एक आध शादी एक आध विवाह ऐसा था जो उसमें और भी कॉमन लोग गए थे, जो इनके अलावा, मतलब इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, उन लोग भी गए थे, कॉमन लोग गए थे, तो वहां पे ये भी गए थे। और उसको जब वहां से लौट के आए तो यहाँ पे अखबारों ने छापा और कुछ इस तरीके की खबर बना दी। संजोग से यहाँ पे वो नाम भी लेके चले गए जिनका नाम आप ले रहे हैं। वो यहाँ पे उनका नाम भी इतना खौफजदा थे कि हमारे राष्ट्रीय नेता और बड़े पार्लियामेंट के बड़े मतलब स्पीकर और हमारे विधायक से इतना भयभीत हो गए कि वो यहाँ पर उसका बाकायदा उसका नाम लेके के चले गए। तो इससे लग गया कि वो किससे डरे हुए हैं, हम उनसे डरे या वो हमसे डरे हैं। इसका तो जवाब वो खुद ही दे के चले गए। उनको यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उनको यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कैंडिडेट तो बड़े धमकदार आ रहे हैं। सुना कि आपकी ही सीट पर माने छावनी में अतिक
परिवार से या तो उनकी पत्नी आएगी या उनका बेटा आएगा और बड़े धमक के साथ चुनाव होगा। देखिए मेरी जानकारी में यह है जी कि उन लोग पिछली बार भी अतीक साहब आए थे हमारे, तो उस समय आप लोगों ने रुकवा दिया नहीं, हम लोगों ने नहीं रुकवाया था, वो अखिलेश जी ने। हाँ, अब अखिलेश जी ने रुकवाया है, वो स्वयं चले गए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। और अखिलेश जी के रोकने से पहले उन्होंने मुझको फोन पर कहा था, अतीक जी ने, मैं उनसे मिला नहीं, 4 बार उन्होंने मुझे फोन किए और फोन करके अंतिम फोन करके कहा यार मैं जा रहा हूँ और यहाँ मैं नहीं लड़ूंगा, यहाँ बड़ी ग्रुपबाजी है और यहाँ का माहौल हमारे फेवर में नहीं है। ये मुझसे फोन पे 4 बार उन्होंने, मेरी उनसे कभी सामने सामने बात नहीं हुई, जब भी वो आते थे मुझे फ़ोन करते थे और मैं फ़ोन इसलिए उठाता था कि उस वक्त घोषित कैंडिडेट थे वो और मेरी बातचीत उनसे होती थी। और तो मैंने कहा था कि मुझे अभी निर्देश नहीं है, जब निर्देश होगा तो मैं आपके साथ खड़ा नज़र आऊँगा। और तो उस पर अंत में उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मीडिया को लीक ना कीजिएगा, मैं स्वयं जा रहा हूँ। बाद में टिकट कटा और बाद में मैं घोषित हुआ, ये तो उसके 10-15 दिन बाद ही सब हुआ, लेकिन वो उससे पहले बता के चले गए थे। और रहा सवाल, देखिए ये सब बड़े नेता हैं, अतीक भाई हो या उनकी धर्मपत्नी हो या उनके बच्चे हों, ये सब बड़े नेता हैं और इनको अपना आगा पीछा सब मालूम है, किस लिए चुनाव लड़ते हैं और किस लिए मजबूरी में आते हैं, ये भी उनको मालूम है। और हमारे जैसे लोग उनकी चुनौती को बिल्कुल एकदम ताल ठोक के स्वीकार करने के लिए लगातार बैठे। पत्नी आ रही है कि उनका बेटा आ रहा है? देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी तैयारी में लगा हूं और उनकी पत्नी और बेटे की चर्चा सुनी थी, सुना अब वो नहीं आ रहे हैं। हाँ। अब उनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अपनी ताल ठोक रहे हैं। हाँ। अब ये सुनने में आ रहा है। आसिम बकरा नहीं, आसिम नहीं, वो जो प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा, वो आ रहे हैं। वो सुनने में ही आया, वो उनकी पार्टी की क्या नीति है नहीं मालूम, लेकिन लोग बताते हैं अब उन लोग नहीं आ रहे हैं, ये आ सकते हैं, क्योंकि 1-2 मीडिया वाले हमारे साथी हैं, उन लोग ने बताया कि हमसे उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से लड़ेंगे। तो इस तरीके की बातें, तो खैर मुझे उनसे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी के और हमारे यहाँ के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, ये वोट, सारा वोट हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की विजन पर और उनकी कार्यशैली पर प्रभावित होकर उनके साथ है। इसलिए हमें किसी के आने और किसी के जाने का जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। अब आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी, आपने जैसे भी कहा, आज भी उनके बदायूं के एक विधायक आए, अगर बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली होती तो लगातार कुछ तो आ गए हैं, कुछ आने को तैयार हैं। अभी 2-4 दिन में कहिए 2-4 कैबिनेट मिनिस्टर भी आ जाए, तो अभी आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें क्या, इसमें तो लोग कह रहे हैं कि जिनको उधर टिकट नहीं मिल रहा है वो आपकी शरण में आ रहे हैं, तो हमको टिकट आप दे दीजिए, वो वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। और ऐसे तो आपके भी तो विधायक बल्कि एमएलसी तक चले गए, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए बात तो वही हो रही ना। देखिए एमएलसी और विधायक में बड़ा अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। एमएलसी का तो मामला ये होता है कि एमएलसी की सेटिंग जहाँ पे बनने की हो गई और जहाँ पे उसको लगा कि अब मेरी यहाँ पे एमएलसी बनने की अब कुवत नहीं है और अब मेरी रिटायर और टायर्ड दोनों पारी शुरू हो गई है। एक तो रिटायर्ड होती है और एक टायर्ड होती है। जब रिटायर और टायर्ड दोनों हो जाता है आदमी, तो फिर वो सोचता है कि अब आखिरी में जो भी हमें आश्वासन जहाँ मिलेगा वहाँ मैं चला जाऊँगा। ये राजनीति है। अब राजनीति में लोग वही हैं और आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल अगर मान लिया टिकट नहीं मिलेगा और अगर उनको ये लग रहा है कि सरकार दोबारा बन सकती उनकी, तो बिना टिकट के वो पूर्व विधायक अपने तब भी मजे लेते। और जब हमारी सरकार ना बनने की, आपने जैसे बताया कि बात खुदा न खास्ता अगर ऐसी होती तो कोई हमारी पार्टी के नेता पर आस्था नहीं जताता। चारों तरफ से लोग लगातार आ रहे हैं और कई बार आपने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कथन भी सुना कि हमारे कमरे में जितनी जगह थी लगभग वो फुल हो गई है और टिकट की गारंटी पे कोई भी विधायक नहीं आ रहा है। सब लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। उनकी कार्यशैली और उनके विजन से इतना प्रभावित है। आप ईमानदारी से देखिए कि अपने विजन से उनके प्रभावित है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आ रहे हैं। अब तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है भैया सरकार इनकी बनने वाली है या ये मजबूत विपक्ष के रूप में होंगे तो कम से कम एक कवच के रूप में तो हम खड़े हो जाए, इसलिए आ रहे हैं। देखिए ये तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग अपने हम तो आपसे सवाल पूछ नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी पार्टी किसी की आत्मरक्षा की बात करे। हमारी पार्टी उसकी आत्मरक्षा की बात करेगी जिसके ऊपर नाजायज जुल्म करा जाएगा। हमारी पार्टी उसका साथ देगी जो लोकतांत्रिक तरीके से जी रहा हो और उसको जीने ना दिया जा रहा हो। लेकिन मूवी जी, अगर आपने यही बात कह दी है तो अभी आपके यहाँ जो समाजवादी इत्र बनाने वाले थे, पंपी या राजीव राय या अजीत चौधरी, कितने लोगों का नाम हम बतावें? कौन सा आंदोलन आप लोगों ने खड़ा कर दिया? देखिए, और सबका का उत्पीड़न जब करके हुआ, जिनके घर में वो आगरे में
जूता कारोबारी के अखिलेश जी खाली चले गए, उनके यहाँ छापा पड़ गया। कौन सा आप लोगों ने संघर्ष कर दिया, जरा बता दीजिए। और अब मैं तो ये मानता हूँ कि उसके बाद से सपा ग्राफ गिर गया। नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि ये आपका अपना आकलन होगा। मेरा आकलन जो है, परसेप्शन है, वो आपका परसेप्शन हो सकता है। इत्र के छापे की शुरुआत कानपुर से शुरू हुई और नाम के प्रथम अक्षर का कॉमन होने पे जब उन्होंने अल्फाबेट दबाया तो आगे जैन निकला और पहला अक्षर वही था। तो वो गलती से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के लिए जमा किए हुए पैसे का जो एक तरीके से वो हम समझते हैं वो कस्टोडियन था, वो उस बेचारे के ऊपर ऐसी आफत आ गई नाम का समानता होने की वजह से। और आप देखिए कि 58 लाख रुपए दिखाए और बाकी सब ट्रांजैक्शन के दिखा दिए और भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य निकले। तो ये डिजिटल इंडिया के अनाड़ी खिलाड़ियों से ये गलती हुई, ये चूक हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी खींच मिटाने के लिए हमारे पार्टी के एमएलसी के यहाँ छापेमारी, और क्या मिल गया उनको? मैं नहीं समझता कि उनको छापेमारी में जिस तरीके से अभी आप आईटी इनकम टैक्स के अफसरों से अगर आप बात करेंगे तो आपको सब बता देंगे। मुझे तो बता चुके हैं क्या मिल गया उन्हें, और हमारे राय के यहाँ क्या मिल गया, और सरदार जी जो हमारे जूते वाले हैं उनके यहाँ क्या मिल गया। तो मिला कुछ नहीं। अकेले 177 करोड़ जिसमें 4 ट्रकों में भर के पैसा और सोना ले जाया गया, वो किसका था? भारतीय जनता पार्टी का था। और बताइए, पूरे देश में उसको ढिंडोरा पीट कर ये कहा गया कि ये सपा का पैसा था। इससे बड़ा झूठ हम तो लोकल है। अगर यही बात अगर हैदराबाद में हो रही होती या बॉम्बे में हो रही होती तो हम इसको संदिग्ध समझते हैं कि ये हो सकता है जो वो लोग कह रहे हैं वो सही हो, हम जो कह रहे हैं झूठ, अपनी बात बचाने के लिए। क्योंकि ये तो कानपुर की बात थी और कानपुर का सारा मामला हुआ और हम लोग इस बात से भली बात पूरी तरीके से वाकिफ थे। इसलिए इतने बड़े नेता आदरणीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी बराबर इस पैसे का हवाला ऐसा झूठ दे के रैलियों में देते गिर गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ग्राफ कैसे गिरा ये तो चुनाव में पता चलेगा। ग्राफ गिरा के बढ़ा, अभी जो सर्वे आया तो उसके बाद। अब सर्वे किसका आया बताइए? सी वोटर का आया ना सर्वे। अब सी वोटर किसका है? अब आप बता दिए, इस सर्वे पे अगर इस सर्वे से चुनाव अगर होंगे तो इस सर्वे से किसी हम लोग समझ गए हैं ये सर्वे और ये जिस तरीके से अब यही सी वोटर ने पहले पता नहीं गलती से कैसे दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत से। आपको याद होगा स्टार्टिंग का सर्वे जो दिखाया गया एबीपी में सी वोटर का, वो दिखा दिया गया करीब 40-45% और उसके तीसरे दिन एकदम से वो गिरा के उसको 32-33 कर दिया गया। तो ये सब चीजें तो बायस्ड होके काम हो रही है। चलिए जी, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपा किस ओर, और जानकारी दे रहे हैं सपा के नेता मोहम्मद हसन रूमी। रूमी जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला कर कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये सारे नारे लगाती है। और यो भी देखा जाए तो अगर जो राशन एक समाज को मिलता है वही राशन दूसरे समाज को मिलता है, जो सुविधाएं एक समाज को मिलती है वही सुविधाएं दूसरे समाज को भी मिलती है, जो वैक्सीन एक समाज को लगती है वही। तो ऐसी स्थितियों के बावजूद वो कौन सा चुभता हुआ कारण है जिसके कारण जो 20% है वो भाजपा से परहेज करता है? भाई देखिए, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता 80-20 की बात क्यों करते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का अगर नारा है तो ये तो उसके खिलाफ बात हो रही है ना। 80-20 की बात क्यों हो रही है? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। नहीं, उसमें तो ये कह देंगे साहब भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी सहभागिता, वो तो ये कह देते हैं। भाई देखिए, दो बातें नहीं कर सकते ना। हाँ। या फिर आप यही कहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात ना करिए आप। 80-20 की बात ना करिए आप। यही एक नारा दीजिए। आपके नारे आपके परिस्थितियों के हिसाब से हर जगह सेट हो जाते हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी वालों के जो भी नारे हैं ये सब जानते हैं, वो सिर्फ पोलराइज कराने वाले नारे हैं। शमशान, कब्रिस्तान, ये सब क्या है? इस देश के अंदर हर मुसलमान, आज तक किसी मुसलमान ने, बता दीजिए, चाहे आप कभी मुस्लिम लीग रही थी, कभी मुस्लिम मजलिस हुई थी, कभी नेशनल लीग हुई थी, अब आपकी MIM आ गई है, किसी ने चाहे राष्ट्र स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, किसी मुसलमान को नेता माना मुसलमान ने?
इसका कोई मतलब, मगर उसके बावजूद भी ये लोग इतने कारीगर हैं कि ये बताने में इतना सक्सेस हो जाते हैं हमारे भोले वाले उन हिंदू भाइयों को कि ये मुसलमान जो है सारी पार्टी, मतलब ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वो समझती है वोट बैंक, और मुसलमान जो है वो बड़ा दंगाई होता, बड़ा फसादी होता, बड़ा लड़ाका होता है। आप ये बताइए कि आज तक किसी भी ऐसी जगह में कहीं पर भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी छवि मतलब हो जो मोहल्ले स्तर में हो, या आप इंटरनेशनल लेवल की बात करके आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, तो ये कहीं से भी ये मतलब वो कारगर नहीं है बात कि एक बिरादरी को आप इस तरीके से उसका ये कैरेक्टर बनाने का काम करें। देखिए, लेकिन इसमें दो बातें हैं रूबी जी। पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आतंकवादी या जो दंगाई जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें पता नहीं कहाँ से ये चेहरे ही सामने आ जाते हैं। नंबर एक, अगर मैं आपकी भी बात मान लूँ कि जो बिरादरी को बदनाम किया जा रहा, तो आज जो बिरादरी अपने को क्यों नहीं इतना मजबूत कर लेती है, क्यों नहीं लोगों को आत्मसात करके जो उसके ऊपर ये आरोप लगता है उससे अपने को बचा ले, खुल करके सामने आए। अच्छा, ये बताइए, जो अपने इस टाइप के चेहरे हैं उनका खुल करके विरोध करे तो आपका विश्वास हो अच्छा, जाएगा। ये बता दिए, मुसलमानों के जो बड़े गुरु हैं, जितने भी बड़े गुरु हैं, धर्मगुरु जी, सारी बिरादरी अपने अपने समाज के धर्मगुरुओं से गवर्न होती है, ये आप भी जानते हैं। जी। किस धर्मगुरु ने किसी भी आतंकवादी की, किसी भी फसादी की वकालत की है? भाई आप जो जिस बिरादरी का एम्बेसडर है, आइकॉन है, उस बिरादरी के आइकॉन, एम्बेसडर और धर्मगुरु की कोई भी एक ऐसी आप वो बता दीजिए, दिखा दीजिए कि आपके धर्मगुरु ने साहब ये कहा है, और मैं आपको अभी यहीं बैठे बैठे बता दूं कि अभी क्या हुआ, अभी जो धर्म संसद हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था। लेकिन अगर धर्म संसद में कुछ होता है तो आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं, अब नहीं, अगर वही बातें होती है नहीं, वहां पर भी तो इस तरीके के कॉमन सिविल कोड का विरोध और ये सूर्य नमस्कार का विरोध, ये सब वहां पर भी वही होता है। अगर वो करते हैं तो आप भी तो करते हैं। ये विषय आस्थाओं का है जी, और हर धर्म को अपनी आस्था पर अपने धार्मिक प्रक्रिया को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान में माननीय अम्बेडकर जी ने दी है, जो संविधान रचिता है। तो फिर आपको धर्म संसद से क्या आपत्ति? नहीं, धर्म संसद से आपत्ति हमें जब है जब सीधा ललकारने की बात करेंगे तो हम शब्दों से तो उनका जवाब दे ही सकते हैं ना। हम शब्दों से तो ये कह सकते हैं कि कानून को कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये तो कह ही सकते हैं, क्या कहिए ये भी ना कहें। ये तो हमें लोकतंत्र में इसकी इजाजत मिली है कि अगर आप गलत बात करें तो हम आपकी गलत बात की शिकायत संविधान के अनुरूप करें। अब धर्म संसद में कोई इस तरह की बात करे जो बिल्कुल एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने की हो, तो निश्चित रूप में संविधान को अपना काम करना चाहिए। और जब संविधान अपना काम करने चलता है तो वहीं कुछ लोग, उन्हीं के मानने वाले जो संसद के बैठे हुए हैं, वो इसका विरोध करते हैं, संविधान की मजाक उड़ाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। तो बताइए इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इसी बात को कोई, चूंकि वही तो बात है कि अगर कोई इसको मुसलमान अपने जबान से बात कर दे तो पोलराइज की बात आ जाती है। अब तो हम लोग भी डरते हैं कि भैया आप लोग जो कह रहे हो वही सही है, हम सुन लेंगे। आप लोग कहाँ डरते हैं? आप तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज कोई ना कोई ऐसा बयान सब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भी बयान उठाती है जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है और उसमें कोई रद्दोबदल किसी इंसान के करने की हैसियत नहीं है। तो हम लोग इस बात का विरोध करने की बात करते हैं कि भाई हमको इसकी इजाज़त नहीं दी जाती कि जो हमारे संविधान में, जो हमारा एक कुरान है, उसमें जीने, खाने, पीने, उठने, बैठने, समाज में रहने, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, दूसरे धर्म को अपने धर्म की तरह जैसे अपने धर्म का सम्मान कर रहा, ये सब उसी कुरान में लिखा गया है। ये अभी हाल में सूर्य नमस्कार को लेकर के तब विवाद खड़ा हो गया। देखिए, सूर्य नमस्कार कोई ऐसा नहीं कि सूर्य नमस्कार कोई को हमने सूर्य नमस्कार को कोई गलत हम नहीं अपना रहे हैं, ये कहा होगा वहाँ के पर्सनल लॉ वालों ने। हम उसको गलत आपकी नज़र से थोड़ी कह सकते हैं। भाई आपके धर्म में, सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की इजाजत है तो निश्चित रूप में आप करिए। आपके धर्म में मूर्ति पूजा की इजाजत है तो हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तुम भी मूर्ति पूजा करो, तुम भी सूर्य नमस्कार करो, तो फिर इस पे हमारी जवाबदेही बनती है। और हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये देश
पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और इस देश की मिसाल और इस देश की एकता और अखंडता को देखकर दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं निवेश करने, और यहाँ पर यहाँ की संस्कृति को के एनालिसिस करके उनके अनुरूप अपने व्यवसाय और अपने व्यापार को बढ़ाने के तमाम प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जो इस वक्त लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। जहाँ मतलब पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश की एकता में अनेकता की बात है, जो हमने गांधी जी के देश की कल्पना की थी, आज गांधी जी के हत्यारों के देश की कल्पना करने वाले लोग आ गए, बताइए। और उसके बाद अच्छा, अगर कोई मुसलमान किसी मौलाना को कहे कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, तब आप बताइए कि ये तो मौलाना को प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। कोई मुसलमान कहे कि हम तो ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यहाँ तो किसी ने नहीं कहा ना ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाओ। अगर बहुतियात अगर ओवैसी के पीछे चले आए, मुस्लिम लीग के पीछे चले आए, किसी मौलाना बुखारी की वकालत करने, मौलाना बुखारी अगर गलत बात करते तो लोग उनको ट्रोल करने लगते हैं। एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शीशामऊ की सीट और आर नगर की सीट और छावनी की सीट तीनों का हथियाने के लिए बिल्कुल लग गई है। जिस जोर से उनके नेताओं के ऊपर गांव बांट दिए गए हैं, वो लोग दौरे कर रहे हैं और यहाँ तक कि तोड़ फोड़ भी की जा रही है। जैसे अगर मान लीजिए शीशामऊ की बात है तो वहाँ पर कांग्रेसियों की तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, बीजेपी पोलराइजेशन की बात कर रही है। आर नगर में ले दे करके छावनी में तो लगता है कि आपके संगठन में ही हो रहा है कि इमरान जी अपने को दावेदार बहुत तेजी मान रहे हैं, जय जयकार भी हो रही है, आप तैयारी कर ही रहे हैं, इसी प्रकार से कई अन्य लोग हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आप लोगों ने सही रणनीति से चुनाव नहीं लड़ा तो ये तीनों सीटों का भी जो ख्वाब सपा देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम सब अपनी पार्टी के संविधान और अपने नेता के निर्देशों के पालन करने वाले सिपाही हैं, चाहे मैं हूं, चाहे इमरान हो, चाहे कोई। अगर हमें पार्टी में रहना है तो अपने नेताजी के, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के जो भी डायरेक्शंस मिलेंगे, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर पार्टी की इज्जत है तो मेरी इज्जत है, ये चाहे हम हो, चाहे हमारी पार्टी और संगठन का कोई भी व्यक्ति हो। तो हम अगर पार्टी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करेंगे और पार्टी के जब भी ग्राफ बढ़ेगा, जब ग्राफ बढ़ेगा तभी हमको कोई होमगार्ड 2 उंगली सलाम करेगा। और अगर हम अपने आपस में खींचतान, ये हम सब जानते हैं, और हम लोग उस दिन तक एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है, ये जब तक पार्टी का टिकट घोषित नहीं होता। जिस दिन पार्टी का टिकट घोषित हो जाएगा उस दिन सब लोग के नेता अखिलेश यादव होंगे और अखिलेश यादव जी की साइकिल होगी। और रहा सवाल यहाँ पे शीशामऊ में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, आर नगर में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे वहाँ के जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही सम्मान हैं। तो उनके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। वो जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से उनकी उपलब्धता है, जिस तरीके से राजनीतिक तौर तरीके को समझाकर अपने काम को निकालने की जो अंदाज उनका है, उनसे दूसरे दल के लोग सीख रहे हैं। और यही हाल हमारे शीशामऊ के विधायक का भी है। ये दोनों विधायक लगातार अपना काम अपनी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। छावनी की जहाँ तक बात है, छावनी में जिस दिन भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, सारे लोग अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उस कैंडिडेट के साथ खड़े होंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के आजीवन मेंबर हैं। मैं तो अपने रूप में कह सकता हूं कि मैं तो आजीवन मेंबर हूं, और मैं समझता हूं जिसको भी समाजवादी पार्टी में रहना है तो समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके नेता की बात को पूरे तौर पर मान के चलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और निश्चित रूप से कि संगठन सर्वोपरि है, और संगठन की जब मजबूती होती है तो कार्यकर्ता और नेता की भी मजबूती होती है। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News